ओप्पो वाला फोन किसका है? ओप्पो कैमरे ऑन कर लें सभी, कुछ के तो चेहरे देखते ही ध्यान में आ जाएंगे। और पिता भी जुड़ गए हैं। मेरा नाम लिखा हुआ ये कौन सा है? अच्छा, ये लिखा है देशराज। देशराज जी का है ये, मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। हाँ कर दो आप। और ये बंसी बची का भी वो सही से जी। नीलेश जी भी ना कोई इधर एक दो अपने मध्य में आचार्य जी जुड़ गए हैं, और आचार्य जी को प्रणाम। और आचार्य जी से निवेदन करेंगे कि आचार्य जी गायत्री मंत्र के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, और मेरे सभी साथियों को भी नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पहले गायत्री मंत्र का के साथ अपनी श्वासों पर ध्यान, गायत्री मंत्र प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बहुत धन्यवाद। आज जिनका भी माइक चालू है वो कृपया अपना माइक ऑफ कर लें। कल हमने जो डिस्कशन किया था उस डिस्कशन में पेशेंट के आने से पहले यानी क्लाइंट के आने से पहले हमें अपने यहाँ क्या क्या तैयारी करके रखनी चाहिए, इस विषय पर मैंने आपको बताया। बहुत महत्व का विषय था, इसीलिए पहले से तैयारी, जैसे भगवान की तैयारी होती है उसी तरह से पहले से तैयारी होना बहुत आवश्यक होती है। आज का जो हम डिस्कशन करेंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर पेशेंट को हम भगवान मान के चलते हैं तो बहुत आवश्यक है कि हम अपनी श्रद्धा और भावना उसी प्रकार की उनके साथ प्रकट करें, तभी ठीक होता है। तो आज एक नया अभ्यास शुरू होगा हमारा, डायग्नोज के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आज का। ये पेशेंट को सीट पर बैठने के बाद कैसा संवाद होना चाहिए, ये इस पर आधारित है। लेकिन मैं कुछ चीजें आपको कल भी शेयर करी थी और आज भी शेयर करता हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि कल हमारे एक साथी ने, मैंने 10 पूछी थी लर्निंग, उन्होंने 15 से अधिक लर्निंग का एक व्हाट्सएप शेयर किया। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी मेरी अपेक्षा है कि आप सब अपनी अच्छी लर्निंग शेयर करेंगे, और लास्ट में जब मैं पूछूंगा आपसे तो आप 10 से अधिक पॉइंट्स मेरे साथ शेयर करेंगे। तो आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं।
आरोग्य पीठ पेशेंट को लेकर के बहुत कॉन्शियस है और हमेशा पेशेंट फर्स्ट, यही अपनी वैल्यू है। अगर पहले पेशेंट है तो पहले पेशेंट देखिए, बाकी सब सेकेंडरी वाली बात है, क्योंकि वो बड़ी श्रद्धा से आपके सामने आया है। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, रोगी आप में अपने रोग का समाधान ढूंढता है, वो आप पर पूर्ण विश्वास करता है, आपकी एकाग्रता उसे समाधान देती है। अगर आप उसके प्रति एकाग्र हैं तो आप समाधान दे देंगे, इसीलिए आपकी कंसंट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप एकाग्र नहीं हैं, आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपका चित्त कहीं और है, तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं और ना ही आप उसका कोई समाधान दे सकते हैं। हो सकता है तुक्का लग जाए, तो तुक्का है, लग गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ऐसे तो YouTube पर भी देख करके लोग इलाज कर लेते हैं, तो उन्हें आरोग्य पीठ में आकर के एक लंबी लर्निंग की जरूरत क्या है, क्योंकि तुक्का से बचना है, वास्तविकता में जाना है, वैज्ञानिकता में जाना है, नॉलेज में जाना है, स्किल को और अपग्रेड करना है, इस पर जाना है। इसीलिए जरूरी है कि अध्ययन प्रॉपर हो और एकाग्रता हमारी उसके लिए हो, क्योंकि रोगी अपने रोग का समाधान हमारे अंदर देखता है। आइए आज बात कर रहे हैं हम कि वह आपसे सुनना क्या चाहता है आखिर। तो वह सुनना चाहता है कि क्या आप उसे समझ पाए, क्या वह आपसे ठीक हो सकता है और कितना समय लगेगा, वो यही सुनना चाहता है। आपने अगर हाँ में दिया तो वह खर्चे की चिंता नहीं करता, बिल्कुल भी खर्चे की चिंता नहीं करता। और इसीलिए आप हाँ में उत्तर दे सके, इसके लिए बहुत जरूरी है आपके प्रश्न, आप किस प्रकार से प्रश्न करते हैं। एक खेल खेलते हैं, बड़ा मजेदार खेल होता है वो। 10 प्रश्नों के अंदर आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको निकाल करके लेकर केवल 10 प्रश्न के बारे में कुछ नहीं। ऐसा ही खेल होता है। कभी यहाँ पर आरोग्य पीठ में आएंगे तो मैं खेल खिलाऊंगा, लेकिन क्योंकि आज तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपके कम से कम प्रश्न रोगी का अधिकतम डायग्नोस करने वाले बने, इसके लिए आपको प्रश्न करना आना चाहिए। तो पेशेंट से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक है ओपन एंडेड और एक है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओपन एंडेड प्रश्न क्या है, उसकी हिस्ट्री जानने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें रोगी उसके साथ घटी घटनाएं, दुर्घटनाएं आदि के बारे में बता दे। ओपन एंडेड प्रश्न, आपने प्रश्न किया, अब सामने वाले को सुनना है। आप जब सामने वाले को सुनेंगे तो आप क्या सुनना चाहते हैं, उसके लिए प्रश्न तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो ओपन एंडेड प्रश्न कैसे होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई पेशेंट आया तो उसको पूछा बचपन में क्या हुआ था। आपको अब हर एक पेशेंट को पूछना ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। हम पता पड़ा उसने कहा सर मेरे सिर दर्द हो रहा है, और आपने प्रश्न कर दिया बचपन में क्या हुआ था। वो कहते भैया पहले मेरे सिर दर्द को ठीक करो, बचपन में बाद में जाना। नहीं, ये एक एग्जाम्पल है। आप जिसको पूछ रहे हैं रोग विशेष के बारे में आया तो उसके संबंध में पूछेंगे। तो अभी मान लो उसकी हिस्ट्री देखी, बहुत क्रॉनिक डिजीज है, तो कैसे प्रश्न किए जाते हैं। जैसे मान लो बचपन में क्या हुआ था, आपको समझ आ रहा है कि इसको एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, क्रॉनिक डिजीज है, या इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या मेंटल रिटार्डेशन है, ऐसी कोई भी चीजें जो क्रॉनिक हैं उसके बारे में आपको बचपन की हिस्ट्री लेने की जरूरत है। तो आप पूछेंगे इसको बचपन में क्या हुआ था। मंदबुद्धि बच्चा है तो पूछेंगे क्या ये रोया था पैदा होते ही, क्या पैदा होने के 8 दिन 10 दिन 15 दिन ये कोई खास बीमार रहा था। ऐसा हम प्रश्न उनको पूछेंगे, बचपन की घटनाओं के बारे में पूछेंगे, तो वो अपने आप उसके बारे में डिटेल में बताएंगी। हाँ ये हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, उसके बाद ये घर पे लेकर आए थे, लेकिन घर लाने से पहले हॉस्पिटल में इसको ना एक्यूबेटर में रखा गया था, मशीन में रखा गया था। ओपन एंडेड प्रश्न हमने करना शुरू किया। परिवार में कैसा, जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स आते हैं, बहुत बार उनको मेंटल प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, महिलाएं जिनको क्रॉनिक माइग्रेन है ना, एसिडिटी की बहुत ज्यादा समस्या है। अब आपको एसिडिटी ढूंढनी है, उनको माइग्रेन ढूंढना है, तो आप ओपन एंडेड प्रश्न करेंगे, वातावरण को जानेंगे। कैसे जानेंगे वातावरण को भाई, वातावरण परिवार में कैसा वातावरण है,
ये इतनी टेंशन क्यों करते हैं? या बच्चा है कोई बड़ा इरिटेट करता है, बड़ा हाइपर रहता है, बड़ा रिएक्ट करता है, तो आप पूछेंगे परिवार में कौन कौन रहता है और क्या वातावरण है परिवार के अंदर। तो परिवार का एटमॉस्फेयर वो बताएंगे, नहीं नहीं इसके पिताजी है ना बच्चे के, वो बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, वो बातें नहीं सुनते किसी की। जब देखो तो अब वो आते सुबह जल्दी जाते हैं, रात को देर से आते हैं, लेकिन इस बच्चे से बात ही नहीं करते। तो वो अपनी पूरी कहानी सुना रहा है। तो परिवार का वातावरण हमारे को समझ में आना बहुत जरूरी है। परिवार की आपसे अपेक्षा क्या है? बहुत सारे बच्चे यहां पर सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आते हैं, हाथों से पसीने आ रहे होते हैं, जबरदस्त नींद उनकी उड़ी हुई होती है, दर्द होते हैं शरीर में, कांपता है शरीर, आधा शरीर ठंडा आधा शरीर गर्म होता है। तो प्रश्न करना पड़ता है कि परिवार में आपसे अपेक्षा क्या है, परिवार की जो आपसे अपेक्षा है वो क्या है। तो वो कहता नहीं, मेरे पिताजी ने बड़ा ड्रीम देखा था कि मैं ना पढ़ लिख करके कुछ बनूं, और इसीलिए वो बनने के लिए मैंने कभी 12वीं के अंदर टॉप अच्छे नंबर नहीं लेकर आया, 10वीं में अच्छे नंबर नहीं लेकर आया, मैंने ग्रेजुएशन करा उसमें भी मेरे अच्छे नंबर नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी की इच्छा थी, इसीलिए मैं सपनों को पूरा करने के लिए सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं, और उसे पता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो परिवार की एक अपेक्षा होने के कारण से उसको जो प्रेशर आया हुआ है, उसके कारण से उसको डिप्रेशन और स्ट्रेस आया हुआ है। ध्यान रखना, ये जो डिप्रेशन है, जब तक आप ओपन एंडेड प्रश्न नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही रहेगा। ध्यान रखना इस बात को। ऐसे ही ओपन एंडेड प्रश्न में क्या आता है, आपको भय क्यों और कब लगता है? स्ट्रेस से आने वाले लोग, एसिडिटी से आने वाले लोग, आपने देखा उनकी नब्ज बड़ी तेज चल रही है, टक 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 टक, होनी चाहिए 72 और हो रही है 90, हो रही है 100, बड़ी तेज स्पीड से चल रही है। आपने देखा है घबराया हुआ व्यक्ति है, आपने पूछा आपको भय क्यों लगता है और कब भय लगता है, ये तनाव आपका कारण क्या है? तो वो आप ओपन एंडेड प्रश्न कर रहे हैं ना, इससे वो अपनी सारी हिस्ट्री आपको बताना शुरू करेगा। और फिर जैसे जैसे बता रहा है, आपका आई कांटेक्ट उसके साथ लगातार है, आप इन्वॉल्व हुए पड़े हैं उसके साथ में। ओपन एंडेड प्रश्न आप कम बोल रहे हैं, सामने वाला ज्यादा बोल रहा है। कंधे में दर्द क्यों आया? मान लो कंधे में दर्द है उसको, तो क्यों आ गया कंधे में दर्द? अभी कंधे में दर्द आया है, क्या सिर के नीचे हाथ लगा के सोता है? ये अगर पूछा तो क्लोज एंडेड हो जाएगा। तो क्यों आया? तो वो बता देंगे, नहीं मैं ना, मेरे को डायबिटीज हो रखी थी, और क्या हुआ था, मैं फलानी जगह गया था, और वहां मैं मेट्रो में जा रहा था, लेकिन वहां मेट्रो में जाते जाते एक ऐसा झटका लगा जिससे कि मेरे बाजू है ना खिंच गई ऊपर की तरफ, और भीड़ बहुत ज्यादा थी तो लोग मेरे से लटक गए। अब वो अपनी पूरी कहानी सुना रहा है, गर्दन में दर्द क्यों आया। दिनचर्या के बारे में हम पूछ सकते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, ये ओपन एंडेड प्रश्न है। बात को रात को देर से भोजन क्यों करते हैं, ये बात भी हम उनके साथ पूछ सकते हैं, कारण क्या है देर से भोजन करने का, आपको क्या क्या तकलीफ है, ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। ओपन एंडेड प्रश्न किया, आते ही बैठे और हमने कहा आपको क्या क्या तकलीफ है, आपको तकलीफ क्यों है, ये प्रश्न करने का है। आपने कहाँ का उपचार कराया है, अब वो अपनी बहुत सारी हिस्ट्री बताने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ मैं फलाने हॉस्पिटल गया, ढिकाने हॉस्पिटल गया, यानी आप उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, व्यक्ति को बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ओपन एंडेड प्रश्न करके। आज दिन में क्या खाया था, अब यहां छोटे में उत्तर दे देगा, लेकिन तो भी क्या क्या खाया था अगर ये बोल दिया तो बहुत डिटेल में बता देगा। क्या करने से तकलीफ बढ़ जाती है, ये ऐसे ओपन एंडेड प्रश्न आपने किए, लेकिन क्यों करने चाहिए ओपन एंडेड प्रश्न, बहुत महत्व की बात है। रोग कितना पुराना है उसकी तीव्रता जानने के लिए ये ओपन एंडेड प्रश्न किए जाते हैं। अगर हमें तीव्रता जाननी है, पुराना जाके कितना ये जानना है, तो उसके लिए करना पड़ेगा। और ऐसे ही रोग के मूल कारण को जानने के लिए ओपन एंडेड प्रश्न किया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं आखिर ओपन एंडेड प्रश्न क्यों किए जाते हैं। मूल कारण जानना है ना, तो पूरा उसके अंदर उतरना पड़ेगा। अंदर उतरने का मतलब है वो उसको अपनी पूरी कहानी कहनी पड़ेगी। इससे रोगी अपनी पूरी हिस्ट्री उसकी पता चलती है, रोगी के मन व विचारों का पता चलता है, रोग के भिन्न भिन्न कोणों यानी एंगल्स का पता चलता है जब हम ओपन एंडेड प्रश्न करते हैं। रोगी द्वारा पूर्व में कराए गए उपचारों की सफलता और असफलता का पता चलता है, रोगी की पूरी बात सुनने से वह संतुष्ट होता है, और आप वो रोगी दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। अगर रोगी समझेगा ही नहीं कि आप समझ गए कि नहीं समझ गए,
तो बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि ज्यादातर रोगी, बहुत बार मैंने पेशेंट्स के बारे में सुना है, वो कहते हैं वो डॉक्टर बात ही नहीं करता है, वो ठीक है 1 मिनट आए, टक 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 लिखा, चले जाओ, संतुष्टि नहीं मिलती। आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। और मजेदारी ये होती है कि कभी कभी तो पेशेंट आने के बाद जो बड़ी उम्र वाले होते हैं ना, वो अपनी ज्यादा कहानी सुनाते हैं। तो बड़ी उम्र वाले आके, दर्द उनको है छोटा सा कलाई में, और शुरुआत करेंगे, आपने कह दिया हाँ क्या क्या तकलीफ है, आपने ओपन एंडेड प्रश्न कर दिया, तो वो पूरा सुनाना शुरू कर देंगे। जब मेरी शादी हुई थी ना, जब पहली बार मैं फेरे पे बैठा, तो क्या था, वहां पर रात में ना खुला था और ठंडा बड़ा मौसम था, तो मेरे ससुराल वालों ने और रात को वो दही भी खिलाने के लिए दे दिया। फिर मेरी शादी हो गई, मैं अभी वो उम्र है उनकी 70 साल, सुना रहे हैं शादी का समय। पूछा है क्या बीमारी, को रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, आपने क्या बताया? मतलब सर मैं 1 मिनट आप सुन लो ना सर, मैं आपको पूरी बात तो बता दूं। पूरी हिस्ट्री जब तक वो आपको नहीं बता देगा तब तक तसल्ली नहीं होगी। बहुत से पेशेंट्स इसीलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि आपने उनकी बात पूरी तसल्ली से सुन ली, बस इतने से ही उनको लगता है मजा आ गया, भाई कुछ भी सही, ये सुनने वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा इलाज पक्का हो जाएगा। तो सुनना बड़ा जरूरी है। एक है सुनना, वो अपने आप स्टार्ट है, लेकिन ध्यान रखना यहां भी कितना सुनना, ये बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं अगली बात करने के लिए आऊंगा, लेकिन सुनना इसलिए जरूरी है, ऐसा नहीं है आधा घंटा सुना। आप रोग कितना है, उस रोग को जानने के लिए कितने ओपन एंडेड प्रश्न चाहिए, ये आपकी समझ का विषय है। अगर आप लंबा खींचते चले जा रहे हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो और आपके प्रति विश्वास जगता है अगर आप ओपन एंडेड प्रश्न ठीक से करते हैं। तो कितने दिन उपचार देने की आवश्यकता है इसका पता चलता है, उपचार करने या न करने का पता चलता है, ये करूं भी या न करूं। क्यों? ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनका इलाज हम न्यूरोथेरेपी में नहीं करते, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। अब टीबी में व्यक्ति को बुखार आता है एक निश्चित समय तक, किसी पर्टिकुलर एरिया में दर्द होता है, वो बोन टीबी हो सकती है, किसी ऑर्गन की टीबी हो सकती है। अब ऐसे में जब उसकी कंडीशन है, और अभी मान लो लंग्स की टीबी है, और अभी अभी तो वो आया है, ऐसे ही HIV एड्स, इसका इलाज हम इन जनरल नहीं करते हैं, स्पेशल पर्टिकुलर कहीं कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल नहीं करते हैं। अभी उसने कहा जी मुझे खांसी बहुत ज्यादा आ रही है कुछ दिनों से लगातार, और मुझे बुखार भी आता है, और दिन में नैना नैना बुखार रहता है, और मेरी बॉडी टूटती रहती है, और मेरा वजन भी कम होता चला जा रहा है। आपने उसको पूरी हिस्ट्री सुन रहे हैं, आपको समझ आया हो सकता है इसको टीबी हो। आपने उसको पूछ लिया क्या आपने अपने कोई टेस्ट करा लिए हैं? बोले हाँ टेस्ट तो कराए हैं। क्या कफ टेस्ट कराया है? क्या आपने मंटूस टेस्ट कराया है टीबी का? तो उन्होंने कहा हाँ सर कराया, वो पॉजिटिव आ गया है। अब आपने इतना सुनने के बाद ही आपने उससे ओपन एंडेड प्रश्न किया और क्लोज एंडेड प्रश्न किया, उसने कहा हाँ सर पॉजिटिव आ गया है, तो आप उसको कह देंगे कि एक काम करिए, अभी थोड़े समय हम आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हाँ जब 3 महीने आपका इलाज हो जाएगा तब आपको करेंगे, तब तक आप लीवर का ट्रीटमेंट दीजिए, क्योंकि टीबी की दवाई के लिए लीवर खराब होता है दवाई से, तो लीवर ठीक रहे इसके लिए आपने उसको एक लीवर ट्रीटमेंट सिखा दिया, या तो बांधना सिखा दिया, या फिर आपने घर के लोगों को सिखा दिया, ये ट्रीटमेंट देते रहना, इससे लीवर ठीक हो जाएगा, 3 महीने के बाद मेरे पास आ जाना। मतलब इलाज करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड होगा ना, आपके ओपन एंडेड प्रश्न से ये डिसाइड होगा। फिर पहले क्या ठीक किया जाए इसका भी पता चलता है। ये आगे चल के विषय आएगा जो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले रोगी के किस रोगों को देखना, किस प्रमुख रोग को देखना। एक व्यक्ति है जिसको डायबिटीज भी है, जिसके कारण से वजन कम हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके कंधा भी जाम है, कमर भी तकलीफ में है। अब आप किसका इलाज करोगे? पहले मुख्य रोग क्या मानोगे, डायबिटीज, कंधा या कमर? आगे आएगा विषय, आपके डायग्नोज में सब बताऊंगा, लेकिन मैं बीच में ले रहा हूं। लेकिन अभी उसने कहा, आप कहेंगे नहीं साहब हम तो कंधा और कमर को ही फोकस लेंगे। एक कहता है नहीं मुझे डायबिटीज लेना पड़ेगा, तो डायबिटीज के कारण से ही कंधा गड़बड़ है। और फिर एक व्यक्ति फिर वो कहता है सर इस समय मेरे बहुत जोर से सिर दर्द हो रहा है और मेरे एक पल भी रहा नहीं जा रहा। अब आपके लिए मुख्य रोग क्या है, कंधा, कमर या डायबिटीज या सिर दर्द? तो सिर दर्द आपका
मुख्य रोग हो गया। अभी तुरंत अगर आपको इलाज करना है तो सिरदर्द का कर पड़ेगा। इसीलिए पहले कौन सा इलाज किया जाए, ये ओपन एंडेड से निकल कर आता है। अब आती है बात, क्लोज एंडेड प्रश्न क्या होते हैं। क्लोज एंडेड प्रश्न, उसकी हिस्ट्री जानने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें रोगी उसके साथ घटी घटनाएं, दुर्घटनाएं आदि के बारे में हां और ना में बताए। ध्यान रखना, हां और ना में बताए, यानी प्रश्न हां और ना में ही आए। प्रश्न ऐसा पूछा जाए जिससे उत्तर हां और ना में ही आए, इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड प्रश्न। मतलब हमने प्रश्न किया, एक शब्द बोला और क्लोज, उत्तर क्लोज। पहले भी क्या था, हमने एक प्रश्न किया, उत्तर ओपन, उत्तर शुरू। अभी हमने क्या किया, उत्तर क्लोज। तो क्लोज एंडेड प्रश्न में आपने क्या पूछना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। शुगर है तो क्या बोलेगा वो, नहीं साहब, क्या लंबा प्रश्न बोलेगा, कह देगा हाँ जी है। कब से है, बोले सर 8 साल से। ऐसा नहीं कहेगा कि शादी हो रही थी जब, उसके बाद से आप चले जाइए, चले जाइए, हाँ जब देख लेना, जब आना होगा तब आ जाना, है ना, या बैठ जाइए, दोनों में से एक काम जी, क्षमा के लिए। तो शुगर है कब से हमने पूछा तो उसमें बड़ी डिटेल में नहीं जाएगा वो। दवा लेते हैं क्या, पूछे हाँ लेता हूं। बीपी है, कब बढ़ता है, सुबह बढ़ता है, शाम को बढ़ता है, रात को बढ़ता है, कब बढ़ता है, शुगर कब बढ़ती है, सुबह शाम। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, ये है क्या, तो इसमें हाँ और ना के अंदर ही जवाब देगा। इसमें आपको पूरी हिस्ट्री सुनने की जरूरत नहीं है। शुगर है, हाँ जी। अब आपको, अगर आप शुगर का इलाज करने वाले हैं तब आप ओपन एंडेड प्रश्न नेक्स्ट टाइम अगली बार उसमें करेंगे क्रम में, लेकिन शुगर है इतना पूछना है, इसके लिए ओपन एंडेड प्रश्न नहीं करना, केवल शॉर्ट में प्रश्न करना। इसी प्रकार से यूडीएफ आता है क्या, अनडाइजेस्टेड फूड मोशन में आता है क्या, आता है हाँ या नहीं। मंथली साइकिल में पेन है क्या, महिला को पूछा तो। एमसी कितने दिन चलता है, 4 दिन या 6 दिन। अब ये ओपन एंडेड की जरूरत नहीं, क्लोज एंडेड है। केवल अभी हम अपनी नॉलेज ले रहे हैं, हम जानकारी ले रहे हैं, पर्टिकुलर अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए, कितने दिन थेरेपी देनी है इसको डिसाइड करने के लिए। अभी हम शॉर्ट में उसकी पूरी हिस्ट्री जानने के लिए बात कर रहे हैं। नॉनवेज या अल्कोहल लेते हैं क्या, आपने देखा जॉइंट्स पेन वाला व्यक्ति है, दर्द बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में अगर वो नॉनवेज लेता है तो नॉनवेज तो उसका रोकना पड़ेगा, तो आप उसने छोटा सा प्रश्न कर दिया। ऐसे लीवर की तकलीफ वाला व्यक्ति है और लीवर को खराब करने के लिए सबसे बड़ा एक रामबाण उपाय है और वो है अल्कोहल। दारू पिलाइए, अपने आप लीवर खराब हो जाएगा। तो लीवर खराब हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, इंफ्लेमेटरी लीवर हो रहा है, ऐसे में आपने पूछा कि आप अल्कोहल लेते हैं, पूछना बहुत जरूरी है। ऐसे ही वैसे तो टच करने से पता चलता है बुखार है, लेकिन आपने देखा शरीर गर्म है, बहुत बार धूप से आने के बाद भी व्यक्ति का शरीर गर्म हो सकता है, तो बुखार है क्या, तो वो कहेगा हाँ जी सर मुझे 3 दिन से बुखार चल रहा है। अच्छा, आपको ध्यान में आ गया। घुटना जाम है, चक्कर आते हैं, मान लो आप सर्वाइकल है, सर्वाइकल के रोगी को आप देख रहे हैं, देखते देखते आपने देखा वो कह रहा है मेरे यहाँ पर दर्द आता है, ओपन एंडेड में अपनी बातें बोल रहा है, कोहनी में भी दर्द आता है, हाथ में भी मेरे दर्द जाता है, और मेरे यहाँ सिर के पीछे भी दर्द रहता है, कभी कभी चेस्ट भी भारी रहती है। अब आपने पूछ लिया क्या चक्कर आते हैं, बोले हाँ जी मुझे चक्कर भी आते हैं। तो सर्वाइकल की तकलीफ की पूरी डिटेल जानने के लिए आपने प्रश्न किया क्या आपके हाथ की उंगलियां सोती हैं, सुन्नापन रहता है क्या, इससे आप समझ पाएंगे कि हाँ इसको सर्वाइकल की ही तकलीफ है। तो आप प्रश्न कर रहे हैं कौन सा, क्लोज एंडेड। आपने छोटा प्रश्न किया अपने अनुमान से, आपने देखा उसको, अभी तक हमने ओपन एंडेड प्रश्न किए, अब ओपन एंडेड प्रश्न करने के बाद क्लोज एंडेड प्रश्न कर रहे हैं उसकी पूरी परफेक्ट जानकारी लेने के लिए। तो ऐसे ये बात कर रहे हैं। इसी तरह से ये प्रश्न किए क्यों जाते हैं, क्लोज एंडेड प्रश्न क्यों किए जाते हैं, तो क्लोज एंडेड प्रश्न अन्य बीमारी है या नहीं है ये जानने के लिए किए जाते हैं। ज्यादातर क्लोज एंडेड प्रश्न
उसकी हिस्ट्री देखने के लिए, हिस्ट्री जानने के लिए ही किए जाते हैं, और उसमें से भी अन्य किसी बीमारी के संबंध में बात करने पर किए जाते हैं। उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए भी ये क्लोज एंडेड प्रश्न किए जाते हैं। अनेक सारे प्रश्न, अभी मैंने थोड़ा सा एग्जांपल आपको यहां दिया है, लेकिन फिर भी अलग प्रकार की संवेदनाओं जैसे दर्द, खुजली, सुन्नापन, चक्कर, झंझनाहट, टिकलिंग आदि को जानने के लिए क्लोज एंडेड प्रश्न किए जाते हैं। अब जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं, दर्द, आप व्यक्ति चलकर आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है या टिल्ट हुआ पड़ा है, तो आप उसको पूछेंगे कहां दर्द है, तो हाथ लगा के बताएगा यहां दर्द है, दर्द के बारे में पूछ रहे हैं। या मान लो व्यक्ति को बुखार भी आया हुआ है, आपने चेक किया, बोलो आवाज कम, चेक किया, टेम्परेचर हो रहा है, आप पूछेंगे क्या बॉडी पेन भी है क्या? तो अगर उसको बॉडी पेन है तो आपने उसको पूछ लिया केवल बॉडी पेन है, तो आप अनुमान लगा पाए, इसका मतलब इन्फेक्शन इसको बहुत स्ट्रांग है। यानी क्लोज एंडेड प्रश्न कर रहे हैं, आप अपनी उसकी हिस्ट्री पूरी जानने के लिए बहुत महत्व की बात कर रहे हैं। ऐसे सुन्नापन, नमनेस, आपने अनुमान लगाया कि इस व्यक्ति के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है कि नहीं है, अपने अनुमान लगाने के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं कि भी इसमें पोषक तत्वों की कमी है, तो आपने पूछा क्या आपके हाथ रात को सुन्न हो जाते हैं, नमनेस होती है? वो कहेगा हाँ सर होती है। आपने टक से अनुमान लगाया, ओ पोषक तत्वों की कमी है। लेकिन आपने प्रश्न बोला, उसने, सामने वाले ने एक सेंटेंस में अपना उत्तर क्लोज कर दिया। चक्कर की बात बोली, ऐसे मैंने कहा झंझनाहट, झंझनाहट भी कुछ कंडीशंस के अंदर आती है, कुछ रोग विशेष में झंझनाहट आती है। नमनेस और झंझनाहट में फर्क है। जो सुन्न हो रहा है वो अलग प्रकार का है, जो झंझनाता है वो अलग प्रकार का है। ऐसी टिकलिंग, गुदगुदी, अगर गुदगुदी हो रही है, टिकलिंग भी बहुत बार होती है, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आते हैं। झंझनाहट, टिकलिंग, पेन, ये सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। तब आप समझ पाएंगे यहाँ कहीं ना कहीं नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, और जब नर्व का इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आ जाएगा तो डेफिनेटली आप एक पक्के अच्छे डायग्नोसिस की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर वर्तमान स्थिति की गंभीरता को जानने के लिए भी क्लोज एंडेड प्रश्न किए जाते हैं। वर्तमान स्थिति की गंभीरता अभी कितनी है, अभी इस समय पर सबसे ज्यादा दर्द कहां हो रहा है, अभी इस समय पर मुख्य रोग क्या है। जैसे मैंने कहा ना, डायबिटीज भी है, कंधा भी है, गर्दन भी है, घुटना भी है, लेकिन इस समय मुझे सबसे ज्यादा सिर दर्द हो रहा है, तो उसको पूछा आज इस समय वर्तमान में सबसे अधिक इलाज आपको किस बीमारी का कराना है सबसे पहले? वो कहते सर सिर दर्द ठीक कर दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो वर्तमान स्थिति की गंभीरता, ऐसे और भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जानने के लिए अनेक सारे प्रश्न यहां किए जा सकते हैं। शॉर्ट में कौन सा ट्रीटमेंट देना है और क्या नहीं देना है, ये तय करने के लिए भी क्लोज एंडेड प्रश्न किए जाते हैं। कौन सा ट्रीटमेंट देना है, उसने पूरी हिस्ट्री बताई, आपने क्लोज एंडेड प्रश्न किया, और उसके उत्तर में उसने कहा सर मुझे सिर दर्द बहुत ज्यादा है, तो अब आप उसको क्या देंगे? एपी5 सैटिका सेटिंग नहीं देंगे। क्या देंगे उसको? क्या घुटने के लिए OA1 OA2 देंगे कुछ, या जेजेग्रोइन देंगे, कुछ और देंगे? नहीं देंगे। इस समय तो कुर्सी पर बिठाकर सीधा सिंपल सिर दर्द का ट्रीटमेंट दे देंगे। आपने पूछा ट्यूबरक्लोसिस है क्या? हाँ, यस है। तब आपको कुछ भी बीमारी हो उसकी, आपने लीवर पॉइंट देना है। आपके क्लोज एंडेड प्रश्न से पता चल जाएगा कि ट्रीटमेंट क्या देना है, जो मैं आगे बात करूंगा ना, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड करते हैं, वो यही क्लोज एंडेड प्रश्न डिसाइड करते हैं कि अभी इनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है। ऐसे पेन पॉइंट या स्पर्श, डायग्नोज की अनुभूति को पक्का करने के लिए क्लोज एंडेड प्रश्न किए जाते हैं। अब जब आप डायग्नोज करते हैं ना, आप पीछे देखते हैं कि एसिड और एल्कलाइन में दर्द कहां पर है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो आप चुभाएंगे इधर दर्द है क्या? अब ये हिस्ट्री नहीं बताएगा, हाँ जी मैं सवेरे घर जाता हूं, वहां से भी मेरी कमर दर्द होती है, और यहाँ भी ना, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आपने अपना अनुमान लगाना है, भाई इधर दर्द है क्या? जी है या नहीं। इधर दर्द है क्या?
बोले नहीं है। तो दोनों में किधर दर्द है ये जानने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, तो डायग्नोस जो न्यूरोथेरेपी के पेन पॉइंट और स्पर्श है, ये दोनों भी क्लोज एंडेड प्रश्नों से डायग्नोस हम करते हैं, और उसकी अनुभूति है उसको पक्का करने के लिए ये हम प्रश्न करते हैं। इसी तरह से डायग्नोस के अपने अनुमान को पक्का करने के लिए क्लोज एंडेड प्रश्न किए जाते हैं। अब अनुमान को पक्का कैसे करना? आप सामने वाले से कोई पैरालिसिस का रोगी आ रहा है, सामने से कोई पैरालिसिस का रोगी आ रहा है, आपने उसका देखा दाहिना हाथ ऐसे इस तरह से है और दाहिना पैर खिसका खिसका के चल रहा है, लटका रहा है। अब ऐसी अवस्था में जब दाहिना पैर वो लटका के चल रहा है, खिंचड़ रहा है, कोई व्यक्ति सपोर्ट दे रहा है और आपको पता चल गया है कि इसको पैरालिसिस हो गया है, तब आप उसको आके केवल इतना ही पूछेंगे, क्या इनको राइट साइड पैरालिसिस है? तो सामने वाला बोलेगा हाँ जी। यानी डायग्नोज को जो अनुमान है उसको पक्का करने के लिए लंगड़ा के चल रहा है। अब लंगड़ा के चला, कमर के कारण भी लंगड़ा सकता है, घुटने के कारण भी लंगड़ा सकता है, एड़ी के कारण से भी लंगड़ा सकता है। आप कैसे देखेंगे? तो क्लोज एंडेड प्रश्न करेंगे। देखो, क्या कमर दर्द हो रही है? क्या घुटना दर्द हो रहा है? आपने क्लोज एंडेड प्रश्न किया, उसके कारण से आपका डायग्नोज पक्का हो गया। इसी तरह से रोगी की रूटीन आदतों को जानने के लिए भी क्लोज एंडेड प्रश्न किया जाता है। ध्यान रखना, जब हम किसी रोगी को पूरा डायग्नोज करने के लिए आते हैं तो हमें उसकी रूटीन को जानना बहुत जरूरी है। सुबह कितने बजे जगता है, एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है, दोपहर का भोजन कितने बजे करता है, रात का भोजन कितने बजे करता है, रात को कितने बजे सोता है, खाने और भोजन में कितना अंतर रहता है। ये सब क्लोज एंडेड प्रश्न है जिनको करके हम उसका रूटीन जान लेंगे। अगर मान लो लेट नाइट खाना खाता है तो गैस बनेगी पक्का, उसको कोई रोक नहीं सकता है। खाना खाने और सोने में अगर उसका अंतर कम है तो उसका कोई गैस और पेट के रोग को रोक नहीं सकता है। इसी तरह से अगर न्यूली कपल, जो मैरिड कपल हैं, उनके खाने में और सोने में 3 घंटे से कम का अंतर अगर है तो ध्यान रखना उनकी बीमारियों को कोई रोक नहीं सकता है। वो जो फीमेल है वो मोटी भी होगी और ढेर सारी बीमारी आएंगी, और जो मेल है वो तो मोटा होने वाला है, बहुत जल्दी कमड़ा होने वाला है, ढेर सारी बीमारियों का घर बन जाएगा। तो आपने उसका रूटीन अगर जाना तो रूटीन जाने के बाद आप बता देंगे भैया तुम तो मोटे होने वाले हो, तुम्हारी तो कमर जाने वाली है, आपको तो घुटना जाने वाला है। आपने क्लोज एंडेड प्रश्न किया कि क्या रात को सोते समय सिर के नीचे हाथ लगाते हो? हाँ जी लगाता हूं। तब पक्का आपने जान लिया कि हाँ उसको गर्दन दर्द होने वाला है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने वाली है। यानी आप उसकी रूटीन आदतों को जान करके उनके बारे में बहुत कुछ डिटेल डायग्नोसिस कर सकते हो। ये एक दो नहीं है, अनेक सारी है। खासकर कॉलेज विद्यार्थी कैसा खाता है? जंक फूड खाते हैं क्या? यस खाते हैं। तो आप उसने रूटीन जब पूछा, रूटीन जानने से ही आपने उसकी क्या क्या बीमारी आएंगी इसका अनुमान लगा दिया। खड़े होकर पानी पीते हैं क्या? कोल्ड ड्रिंक्स खाने के साथ कोक पेप्सी पीते हैं क्या? हाँ जी ना जी बोलेगा। क्या कैंटीन में ही खाना खाते हैं या कभी घर का या ऐसा अच्छा बना खाना भी खा लेते हैं क्या? तो पूरा रूटीन जब आप जानते हैं तब आपकी बीमारी, उसका इतिहास और उसका भविष्य सारा डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए क्लोज एंडेड प्रश्न किया जाता है। अब बात आती है प्रश्न के उत्तर सुनते समय हमें क्या करना। बहुत महत्व की बात है। आपने प्रश्न कर दिया, अब सामने वाला कैसे समझेगा कि आप उसको समझ पा रहे हैं? आपने प्रश्न कर दिया लेकिन पूरी हिस्ट्री से आप उसकी तरफ देख रहे हैं, ऐसे आंखें गड़ा करके तसल्ली से देख रहे हैं, एक एक काम करके देख रहे हैं, वाह क्या बोल रहा है, कितना बढ़िया बोल रहा है, अरे जान गया सारे में, अब तो कुछ भी नहीं कर, तो चिंता मत कर मैं ठीक कर दूंगा। नहीं, जब वो प्रश्न आपने किया उसका उत्तर जब वो दे रहा है ना, तो आपको कुछ खास काम करना है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आप समय खराब कर रहे हैं, सामने वाले को भी नहीं समझ रहे हैं, और अगर समझ भी गए तो आपको पता ही नहीं रहेगा आपको क्या क्या अपने पार्ट पर करना है। तो उसके लिए बात करते हैं, ये वाली बात है, हिस्ट्री को कार्ड पर लिखते रहना। जब उसने बोला, मैं आपकी मेमोरी को चैलेंज नहीं करता हूं,
आप हो सकता है 1000 पेशेंट की भी हिस्ट्री आपको याद होंगी, लेकिन ज्यादातर की संभावना भूलने की होती है। तो इसीलिए हिस्ट्री को लिखना, कार्ड पर लिखना, हिस्ट्री को कार्ड पर लिखते रहना। उसने कहा सर मेरे कमर दर्द हो रहा है, गर्दन दर्द हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, मुझे एसिडिटी भी बनती है, मुझे गैस भी बनती है, जो वो बोल रहा है उसको लिखते जाना। अगर आपने कार्ड पे मेंशन किया तो आपकी जो लाइन है ना, आपकी चेन है, वो परफेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज तो परफेक्ट नहीं होगी। इसी तरह से कारण की गहराई से संबंधित, यानी जो कारण की गहराई से संबंधित प्रश्न करते रहना। कारण क्या है रोग का, उसका गहराई से प्रश्न करते रहना। अगर आपने एक उसने प्रश्न का उत्तर दिया, आपने समझा, तो दूसरा प्रश्न बोलना है आपको। ये पूरा सुनकर के तभी आप बोल पाएंगे। इसी तरह से रोग के वर्तमान लक्षण से उसकी आदत, घटना या दुर्घटना को जोड़कर लिखना। उसका जो भी रोग है, उसकी आदत जो भी है, उसके साथ जो उसकी घटना घटी है, उसकी दुर्घटना घटी है, उस सबको एक दूसरे से जोड़कर कार्ड पर हिस्ट्री लिखते रहना। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तब समझना आप डूबने वाले हैं, आप बहुत परफेक्ट होने वाले नहीं हैं अगर आप हिस्ट्री नहीं लिख रहे हैं तो। क्योंकि आपको यही आपका कार्ड आज से आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में, जब तक आप, हो सकता है आपकी उम्र 22 साल रही हो, तो आप 50 सालों के बाद अगर वो रोगी आपके पास आता है तो आपके पास कार्ड होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपके उस कार्ड से आने वाले समय में रिसर्च होंगी, अनुसंधान होंगे कि आपने उस रोगी को क्या ट्रीटमेंट दिया था, क्यों ट्रीटमेंट दिया था, क्यों दर्द बढ़ा, क्यों दर्द कम हुआ, ये पूरा उसके ऊपर लिखना है। बिना लिखे अगर आप चल रहे हैं तो ठीक नहीं है। कार्ड पर लिखना है, डायरी पे लिखना है, जहां भी आप लिखते हैं उस हर जगह लिखना है। सामने वाले को उससे आपके प्रति भरोसा आता है, देखो ये मुझे समझ भी रहा है और मेरे को लिख भी रहा है। ध्यान रखना। ऐसे ही रोग के आपसी अंतर संबंधों को देखना व समझना। रोग के आपसी अंतर संबंध क्या होते हैं? अभी उसने कहा मेरा वजन कम हो रहा है, तो आपने उसको पूछा डायबिटीज है? बोले हाँ। ओ, तो डायबिटीज के कारण से वजन कम होगा। अभी उसको डायबिटीज उसने बोला है, लेकिन कहा कि मुझे पहले बाएं कंधे में दर्द होता था, अब मेरे दाहिने कंधे में दर्द होना शुरू हो गया है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे, ओ ये तो डायबिटीज के कारण से होता है। पहले बाईं तरफ आया क्योंकि कंधा दर्द, फ्रोजन शोल्डर डायबिटीज वाले रोगी को होता ही है। तो इसलिए आपने उसके कारण को, अंतर संबंधों को समझा। घुटने का दर्द एक में आया, एक में है तो दूसरे में आएगा ही आएगा। ध्यान रखना, घुटने का दर्द है तो कमर में भी दर्द आएगा ही, क्योंकि आपको लचक के चलना पड़ेगा। तो अंतर संबंध समझना। एक घुटने में दर्द कट 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 ज्यादा कर रहा है, दूसरा कट 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 कम कर रहा है। तो आपने कहा पहले आपके राइट घुटने में दर्द आया था, लेकिन आज बाएं घुटने में दर्द ज्यादा है, क्योंकि बायां दाहिने घुटने का वजन ले रहा था, इसीलिए बायां घुटना ज्यादा खराब हो गया है। वो कहेंगे सर ठीक कह रहे हैं आप। तो अंतर संबंधों को जानना। ऐसी कितनी सारी बीमारियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन है या गॉल ब्लैडर रिमूव किया हुआ है, तब एसिडिटी होना स्वाभाविक है, गैस बनना स्वाभाविक है, इंडाइजेशन स्वाभाविक है, माइग्रेन स्वाभाविक है। अंतर संबंध है ये बीमारी के। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन के कारण से अनेक सारी बीमारी आती हैं, और अनेक सारी बीमारियों के कारण से कॉन्स्टिपेशन आता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन के कारण से गैस आएगी, एसिडिटी आएगी, अर्थराइटिस आएगा, जॉइंट्स पेन आएगा, कमर दर्द आएगी, माइग्रेन आएगा, सिर दर्द आएगा, सर्कल आएगा, बॉडी पेन आएगा, ब्लड प्रेशर होगा, डिप्रेशन होगा। ये सिर्फ किसके कारण से हो रहे हैं? कॉन्स्टिपेशन के कारण से। पाइल्स भी होंगे, लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी अनेक सारी बीमारियों से आता है। अगर आपको बुखार कई दिन आ रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि दवाओं का साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। अगर आप पानी कम पीते हैं, आपको प्यास कम लगती है, आपकी किडनी ठीक नहीं है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एकदम पक्का है। अगर कहीं पर कैंसर की स्थिति हो गई है तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। आपकी आंतों के अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। पेट में कीड़े हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। यानी कॉन्स्टिपेशन का कारण कोई दूसरे रोग भी हो सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन के कारण कोई डिफरेंट रोग भी हो सकते हैं। इसीलिए रोग के अंतर संबंधों को समझना ये बहुत आवश्यक है। ऐसा क्यों हुआ होगा ये जानना। ध्यान रखना, प्रश्न किया,
उत्तर बोला, उत्तर करते समय जो हमको काम करना है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। वो जो बोल रहा है इसको लिख रहे हैं और साथ ही साथ हम समझ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। इसी तरह से पुष्टि करने के लिए और विशेष को देखना या छूना, जैसे आंख, नाक, दांत, जीभ, नाखून, उंगलियां, त्वचा तथा ठंडा, गर्म, कड़क, नरम आदि गति और अवरोध को देखना। आपने जब सुना उसकी पुष्टि करने के लिए जो कुछ विशेष चीजों को देखना है या छूना है, जैसे उसने कहा सर मुझे भूख नहीं लगती, मुझे एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है। बोले अच्छा जीभ दिखाओ, जीभ व्हाइट हो रखी है, सफेद हो रखी है। आपने ऐसे देखा, जीभ देखी, डायग्नोज, यानी प्रश्नों के बाद जैसा प्रश्न हो रहा है, बात हो रही है, साथ ही साथ आपने कहा, उसने कहा साहब है ना मुझे हीमोग्लोबिन की बड़ी कमी है ना, चाहिए मिनट आपने आपको दिखाओ। मुझे कहना सर मेरी आंखें थोड़ी पीली सी हो रही हैं, तो आपने आंखों को देखा, नाखून को दबाया, देखा हाँ पीला है, उंगलियों को देखा यहाँ कालापन है कि नहीं है, यहाँ पर त्वचा को देखा, यानी आपस में उसको पुष्टि करने के लिए, जानने के लिए उन अंगों को छूना। जैसे घुटना है, आया घुटना दर्द के लिए, उसने बताया तो आपने घुटने पर हाथ लगाया और घुटने को आगे लंबा पीछे करने के लिए कहा, घुटना कटर कटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंधे की दर्द है तो उसने कहा फ्रोजन शोल्डर है, तो आपने कहा अच्छा मैंने हाथ लगाया, उठाओ तो इतना ही उठ पाता है। मतलब है आपने उसका नाक, आंख, जीभ, नाखून, उंगलियां, त्वचा तथा गर्म और ठंडा, कड़क, नरम, गति और अवरोध, इन सब को देखा। ये प्रश्न के उत्तर सुनते समय हमें करना है। मेडिकल रिपोर्ट्स आदि को देखकर अंतर संबंधों को जोड़ना। अभी जो भी उस व्यक्ति ने बात बताई है, उसने कहा साहब मेरे सारे जोड़ों में दर्द है, घुटने भी दर्द है, कमर भी दर्द आ रही है और देखो ये सूजन भी आ रही है और मेरा यहां भी हो रहा है, तो और महिला है और उंगलियां टेढ़ी हुई है। तो आपने कहा मेडिकल रिपोर्ट दिखाई है और उसके अंदर देखा ओ आरए फैक्टर पॉजिटिव है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस पॉजिटिव है, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ है, सीआरपी बढ़ा हुआ है। तो जब सीआरपी बढ़ा हुआ है, आपकी रिपोर्ट देखने के बाद एनालिसिस कर रहे हैं, अंतर संबंध समझ रहे हैं, ओ ये है मामला। उसकी पीठ में पूरी दर्द है, सर्वाइकल से लेकर के टेल बोन तक, अकड़ा हुआ है, मूवमेंट नहीं करता, दिमाग में आपके आ रहा था, हो सकता है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट देखी, उसके अंदर लिखा है HLA-B27 नेगेटिव। तब ऐसे में आपने कहा इसको बैम्बू स्पाइन तो है लेकिन एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, क्योंकि एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है, HLA-B27 पॉजिटिव होना आवश्यक है। बैम्बू स्पाइन में आवश्यक नहीं है क्योंकि ये मसल्स की स्टिफनेस से, कैल्सिफिकेशन से भी हो सकता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तब आपका यह डायग्नोज बड़ा परफेक्ट जाएगा, बहुत परफेक्ट जाएगा, केवल अंतर संबंधों को जोड़ना और समझना अगर आपको आता है तो। इसी तरह से डॉक्टर के प्रति जो डॉक्टर ने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है या जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, उसे देखकर उसके अनुमान की सत्यता की पुष्टि हो जाती है। जो प्रिस्क्रिप्शन है ना, वो अनुमान, जो आप अनुमान लगा रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर ने वही लिखा है, ओ एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आप भी कहते हैं यस एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आपने उसको देखा, राइट साइड पैरालिसिस है, आपने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा, डायग्नोसिस पढ़ा, या फिर आपने उसकी डिस्चार्ज समरी को देखा, डिस्चार्ज समरी देखने के बाद आप जो अनुमान लगा रहे हैं उसकी सत्यता की पुष्टि हो जाती है। इसीलिए प्रश्नों के उत्तर सुनते समय हमें क्या करना, ये बहुत महत्व की बात है। निदान के उपरांत लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, बहुत टेढ़ा काम है ना, मजा आएगा ना आपको कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, यही तो चाहते हैं कि सर बस यही बता दो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो, बस यही बता दो, बाकी तो सब जैसा भी है चल जाएगा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन निदान के उपरांत लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे तय करते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के कुछ मुख्य आधार होते हैं, जिनमें से 3 आधारों का डिस्कशन में यहां आपकी शुरुआत करता हूं। रोग के लक्षणों को ध्यान में रखकर, मैं कल भी इसके बारे में और डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन तो भी आज थोड़ा सा बात और कर लेता हूं। रोग के लक्षणों को ध्यान में रखकर, ध्यान रखना, मुख्य रोग को ध्यान में रखकर, अन्य रोगों के प्रभावों को ध्यान में रखकर, आगे की भी विषय है, लेकिन पहले बात कर रहा हूं रोग के लक्षणों को ध्यान में रखकर। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में और कल बताऊंगा, लेकिन आज कुछ बात कर रहा हूं यहां।
रोग के लक्षणों को ध्यान में रखना, क्या लक्षण है रोग के। किसी एक रोग को पकड़ लीजिए, घुटने का दर्द पकड़ लीजिए, घुटने का दर्द यानी प्रॉब्लम है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस, लक्षण क्या आया, घुटने का दर्द। मुख्य रोग को ध्यान में रखकर, यानी अनेक सारे रोग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रोग कैसे डिसाइड करें, ये भी आगे बात आएगी। मुख्य रोग क्या है, तो मुख्य रोग होता है जिसके लिए व्यक्ति सबसे पहले मुझे इलाज चाहता है, कहता है मेरा सबसे पहले इलाज कर दो। जैसे मैंने कहा ना, उसको तकलीफें बहुत थी, शुगर था, कंधा दर्द था, कमर दर्द थी, घुटने दर्द थे, लेकिन वो कह रहा था सर मेरे इस समय बहुत सिर दर्द हो रहा है, इसको कैसे भी ठीक करो। तब उसका मुख्य रोग क्या है, सिर दर्द। अन्य रोगों के प्रभाव को ध्यान में रखकर, जैसा मैंने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया, अब आया है मेरे पास माइग्रेन के लिए, लेकिन डायबिटीज भी, एसिडिटी भी और बाकी चीजें भी है, तो अन्य रोगों के प्रभाव क्या है, उन सबको भी ध्यान में रख करके लिखा जाता है। मुख्य रोग के मूल कारण को ध्यान में रखकर, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ध्यान रखना, मुख्य रोग के मूल कारण को ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट लिखा जाता है। ये बहुत टेढ़ा काम है। जैसे मैंने कहा, मुख्य रोग क्या है, उसको माइग्रेन, उसका मूल कारण क्या है, एसिडिटी या गैस या तनाव, ध्यान में रखा, यानी उसका क्या, कौन सा मूल कारण है, एसिडिटी क्यों बनी, तो तनाव के कारण से बनी। जब तक तनाव ठीक नहीं होगा, स्ट्रेस ठीक नहीं होगा, तब तक उसको माइग्रेन रहेगा ही। हो सकता है माइग्रेन का कारण तनाव ना हो, गॉलस्टोन हो, क्योंकि पथरी भी, गॉल ब्लैडर की पथरी भी सिर दर्द का कारण बनती है। इसके लिए हिस्ट्री में आपको जानना पड़ेगा। तो आपने देखा गॉलस्टोन, हो इसके माइग्रेन का कारण गॉलस्टोन है, या आपको पता पड़ा एलर्जी है, ये धूप में जैसे ही जाता है तो उसका सिर दर्द शुरू हो जाता है, या महिला धूप में जैसे जाती है, एक्सपोजर आता है, सिर दर्द शुरू हो जाता है। तब आपने मुख्य कारण, उसका मुख्य जो रोग है वो है सिर दर्द, लेकिन उसका मूल कारण क्या है, एलर्जी, सन वन, धूप से एलर्जी है उसको। ऐसे ही मेडिकल टेस्ट और रिपोर्ट को ध्यान में रखकर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करना है ना। मेडिकल रिपोर्ट्स भी बताती हैं इसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, इसको ईएसआर बहुत बढ़ा हुआ है, इसका क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है, इसका सोडियम कम है, इसका अमोनिया बढ़ा हुआ है। माने मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, कौन सी चीज बढ़ी हुई है, कौन सी चीज कम है। एक्सरे और एमआरआई क्या कहते हैं, डिस्क बल्ज हो रखा है या नहीं हो रखा है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी। ऐसे रोगी की आयु, अवस्था और स्वभाव को ध्यान में रखकर, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रोगी की आयु, अवस्था और स्वभाव, इनको ध्यान में रख करके हम डायग्नोज करते हैं, उसके उपरांत लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखते हैं। एक ही घुटने का दर्द रोगी की आयु भी तय करती है। मान लो उसको घुटने का दर्द है, लेकिन उम्र कितनी है, 90 साल, तब आप उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट देंगे, उसका प्रेशर देंगे, उसको जो झटका नहीं दे सकते, खटका नहीं दे सकते, टेल बोन को प्रेस नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सारी चीजें। ऑस्टियोपोरोसिस का व्यक्ति है, हड्डियां कमजोर हो रखी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आपने कौन सा ट्रीटमेंट देना है। अन्य बीमारी में मान लो कैंसर हो रखा है, तो उसको भी ध्यान में रख करके कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं। छूते ही उसको मान लो आईटीपी है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, आईटीपी, छूते ही निशान पड़ जाते हैं, ऐसे छुआ कि नीला पड़ गया, ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती हैं आईटीपी के अंदर। ऐसे में आप ज्यादा जोर से नहीं डाल सकते प्रेशर। फैक्टर 8 डेफिशिएंसी अगर होती है किसी को, तो थोड़ा टच करते ही ब्लीडिंग हो जाती है, थोड़ा सा छींक दिया तो नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखते समय आपको उसकी अवस्था भी देखनी पड़ेगी, उसका स्वभाव को भी ध्यान में रख करके देखना पड़ेगा। स्वभाव भी बड़ी टेढ़ी चीज है। और स्वभाव क्या होता है, स्वभाव होता है, आज कुछ फीमेल्स होती हैं खासकर, उन फीमेल्स को सब तरफ घूम कर आएंगी, लेकिन नहीं मुझे तो है ना किसी फीमेल से ही ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि पति साथ में है, बाकी लोग साथ में है, वैसे देखें तो कहीं भी घूम रहे, लेकिन अभी ट्रीटमेंट लेंगी तो मुझे फीमेल से ही ट्रीटमेंट लेना है। आपने स्वभाव देखा, अभी आप अगर उसको ट्रीटमेंट दे भी रहे हैं, पुरुष ने भी ट्रीटमेंट दिया और डे फर्स्ट आते ही आपने केयू ट्रीटमेंट दे दिया, स्टेरनम जी दे दिया, ध्यान रखना उसको लगेगा अरे ये तो मेरे साथ, और अगले दिन तुरंत आके कहेगी चलो मुझे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं लेना, क्योंकि केयू और स्टेरनम जी ये दोनों, ये लिम्फ ट्रीटमेंट जो आपका है, ये तीनों ही ट्रीटमेंट्स उसको सेंसिटिव एरिया को टच करते हैं और वो तुरंत नेगेटिव होकर के चली जाएगी। इसीलिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखते समय पहले दिन कौन सा ट्रीटमेंट देना है, इसके लिए बहुत आवश्यक है, उसका स्वभाव ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, उसके संवाद, उसकी बातचीत, ये सबको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। ये बहुत बड़े कारण जिनके बारे में बता रहा हूं। और आगे है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के मुख्य आधार क्या होने चाहिए।
लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के मुख्य आधार, ध्यान रखना, बैलेंस्ड न्यूरोथेरेपी के पेन पॉइंट्स लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के मुख्य आधार होते हैं। अगर एल्कलाइन एरिया में दर्द है तो एल्कलाइन ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एसिड एरिया में दर्द है तो एसिड ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर एल्कलाइन एरिया में दर्द है और एसिड ट्रीटमेंट दे दिया, और एसिड एरिया में दर्द है और एल्कलाइन ट्रीटमेंट दे दिया, तो दर्द बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। इसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने के मुख्य आधार होते हैं एसिड एल्कलाइन को देखना। न्यूरोथेरेपी यानी वेलनेस न्यूरोथेरेपी के पेन पॉइंट्स, कौन कौन से एरिया में दर्द है, पैनक्रियाज में दर्द है, गॉल ब्लैडर में दर्द है, किडनी में दर्द है ना, ओवरीज में दर्द है, यूट्रस के एरिया में दर्द है, गैस के दर्द है, कॉन्स्टिपेशन के एरिया में दर्द है, कहां दर्द है, फोर्थ फिंगर को चेक करते समय दर्द है, ये सारे दर्द के एरिया डिसाइड करते हैं आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। क्योंकि सबसे पहले आपको ये पेन पॉइंट्स ही रिलीज करने होते हैं। जब आप पेन पॉइंट रिलीज करते हैं तब फिर और ट्रीटमेंट आप अप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखना, बैलेंस्ड न्यूरोथेरेपी के पेन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट की लाइन तय की जाती है। निषिद्ध न्यूरोथेरेपी पॉइंट्स व फॉर्मूला को ध्यान में रखना। निषिद्ध, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कुछ रोग विशेष में दिए नहीं जाते। जैसे अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है, ऐसे में कोई भी खटका प्रेशर वाला ट्रीटमेंट का पॉइंट नहीं दिया जा सकता। रनिंग नोज अगर हो रही है तो स्प्लीन को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता, यानी N5 आप उसके अंदर नहीं दे सकते। अगर आप N5 देंगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी, रनिंग नोज बढ़ जाएगी। ऐसे ही हार्ट की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो CNS-10 आप नहीं दे सकते। अगर आपने दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही पाइल्स अगर हैं और आपने KU दे दिया तो पाइल्स, हेमरॉइड और इन सब के अंदर KU नुकसान का कारण बन जाएगा, इसीलिए वो नहीं दे सकते। फॉर्मूले भी इसी प्रकार से कुछ हैं जिनको देकर के आपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करनी होती है। जैसे मंथली साइकिल आया हुआ है, ब्लीडिंग हैवी हो रही है और आपने कोई सिंपल एवेक्यूएट दे दिया तो ब्लीडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपने फॉर्मूला वो नहीं दे सकते। मान लो किसी व्यक्ति को एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही है और आपने अनडाइजेस्टेड फूड वाला डाइजेस्टिव ट्रीटमेंट दे दिया तो एसिड और बढ़ जाएगा, एसिडिटी और बढ़ जाएगी। इंटेस्टाइन के अंदर घाव हो रखे हैं, इंटेस्टाइन के अंदर यानी कोलाइटिस हो रखा है, और कोलाइटिस के अंदर आपने गैस को यानी इंटेस्टाइन को अधिक एक्टिवेट कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया, तब लूज मोशन हो जाएंगे और अधिक लूज मोशन हो जाएंगे। और लूज मोशन के अंदर भी आपने अगर ऐसा फॉर्मूला दे दिया जैसे लूज मोशन बढ़ते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो निषिद्ध न्यूरोथेरेपी पॉइंट्स और फॉर्मूलों को ध्यान में रख करके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये दिया जाता है। और इसी तरह से समय व स्थान को ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। समय और स्थान ये बहुत महत्व की बात है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का मुख्य आधार समय और स्थान। आप किस समय पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं? अभी खाना खाया है, खाना खाने के बाद व्यक्ति को ट्रीटमेंट देना होता है। आप जाते ही हैं उसको ट्रीटमेंट देने के लिए जब उसने भोजन किया होता है, तब आप कौन सी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। खाली पेट अगर व्यक्ति आता है आपके पास, उसके 3 घंटे का अंतर होता है और आपने उसको ट्रीटमेंट लिख दिया तो उसको एसिडिटी बढ़ जाएगी और दर्द बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, समय, रात के समय कौन सा ट्रीटमेंट देना, सवेरे के समय कौन सा ट्रीटमेंट देना, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखते समय बहुत महत्व की बात है। ऐसे ही प्रेग्नेंट लेडी है, उसका 9वां महीना चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है, आपने उल्टा समय देखा, आपने 7वां महीना है उसका और आपने उल्टा लिटा दिया, अबॉर्शन हो सकता है, तो आप उसको नहीं देंगे। ऐसे स्थान को ध्यान में रख करके भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। सार्वजनिक रूप से अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तब आपके न्यूरोथेरेपी पॉइंट्स बेशक बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट बहुत यूनिक लाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सेंसिटिव एरिया को टच करते हैं। सार्वजनिक स्थान पर आप उन्हें देंगे तो बहुत से लोग आपके प्रति नेगेटिव हो जाएंगे, ये गलत जगह हाथ लगाता है, ये गलत जगह पैर लगाता है, चाहे आपने ठीक कर दिया हो। तो समय और स्थान ध्यान में रख करके अकेले और एकांत में ट्रीटमेंट देने वाली चीजें भी ध्यान में रखना, वो भी मैंने कल के बारे में आपको बताया था। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखते समय आपने इस बात को बहुत महत्व से देखना है। आज की बात मैं यही समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने काफी कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश करी। अभी हम बात करते हैं
आपके प्रश्नों को, आपकी बातचीत को। लेकिन आज फिर मैं आपको बोलूंगा आपने क्या टॉप 10 लर्निंग करी है, आप मुझे जरूर बताइए। टॉप 10 लर्निंग ही आपको आगे बढ़ाएंगी। मैंने बहुत अच्छा सुनाया, मैंने आपको बहुत अच्छा बताया, आप बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन लिखा कुछ नहीं, आप भूल जाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत काम है, बड़े पेशेंट हैं जिनको आपको देखना होता है, आप भूल जाएंगे। और जब आप भूल जाएंगे और आपने लिखा नहीं, तब आप फिर से खाली रह जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब आप अपने प्रश्न करिए। हो गया। हाँ, अब आप चाहिए हमारा काम। आपकी आवाज मुझे आएगी, आप अपने अपने माइक ऑन कर लीजिए और 5 मिनट है हमारे पास। 5 मिनट है हमारे पास जिसमें आप पूछेंगे। पहले आप ही बात करेंगे। भूषण जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो आपके सेशन में क्या समझ आया मुझे वो बताइए। ध्यान रखना, मैंने कल बोला था आप अपने पेशेंट की डिस्कशन मेरे से नहीं करेंगे। सर आज उसका डिस्कशन करना है, आज उसी का डिस्कशन करना है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बोला है जो मैंने आपको पढ़ाया है आप उसी पर फोकस, अपनी आदत को सुधारिए, अपनी आदत को सुधारिए। भटक जाते हो। आपको जो सर मैं आपने जो सिखाया, पढ़ा रहा हूं उस सर पढ़ाए आपने और जो बताए हुए पर बात करिए, तब जो आपकी मैं नॉलेज इंक्रीज होगी। आप फिर अपना फिर इसका मतलब है कि मैंने पूरी क्लास ली, आपका दिमाग उस फलाने घुटने पर ही लगा रहा, यार उसको घुटने का बड़ा ट्रीटमेंट दे दिया, उसको तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, क्या करूं, चल आचार्य जी आज क्लास लाएंगे, कुछ नहीं, एक प्रश्न कर ही लूंगा। तो आप मेरे से ओपन एंडेड प्रश्न कर रहे हैं और उसका कोई बहुत अधिक अर्थ नहीं है। मैंने जो आपको बताया, जो आपको सुनाया, आपको कोई बात समझ में नहीं आई, आप उस पर अपना समय लगाइए और कम समय में अपनी बात को पूरा करिए। जी बोलिए, कौन क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो बताया मैं वैसे ही करता हूँ। पेशेंट जब आते हैं मेरे पास तो मैं अपनी मिसेज को एनी टाइम रखता हूँ और उनको सबसे पहले इनको इंस्ट्रक्शन फॉलो कराता हूँ कि ये टच थेरेपी है, हर जगह टच होता है। तो आप पहले आप इनको ये बुरा नहीं मानना है आपको। तो इनको और मैं उनको पहले इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि मेरी मिसेज है और ये एनी टाइम मेरे साथ रहती है, क्योंकि लेडीज की थेरेपी बहुत ध्यान में रख के करना होता है सर। तो इस चीज को मैं हमेशा फॉलो में रखता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ मैं सर। अच्छी ये बात। आपको लाइन ऑफ डरने की जरूरत नहीं है। आपका मन ठीक होना है। और मैंने तो इसीलिए बात करी क्योंकि डायग्नोस के साथ आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आखिर दूसरी सर मैं जब डायग्नोसिस करता हूँ मैं सर, हाँ, तो उसमें जैसे कईयों में जैसे उनके पेनक्रियाज में पेन होता है, कईयों में गोल ब्लैंडर में दर्द होता है, स्प्लीन में दर्द रहता है और राइट ओवरसीज में भी होता है। तो पर ये मैं भगवान पाता हूँ कि क्या बंसीधर जी, जी सर, बंसीधर जी आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। आपके घर में जो जो कुछ चल रहा है हमको सब पता चल जाता है। अब सही है, थैंक यू सो मच। आपकी बात सुनूंगा मैं। अब हो गया, ठीक हो गया, म्यूट हो गया। जी जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं डायग्नोसिस करता हूँ लोगों को, तो उनके जैसे पेनक्रियाज में पेन होता है, राइट स्प्लीन में होता है, गोल ब्लैंडर में होता है और राइट ओवरसीज में होता है, कभी कभी लीवर में भी होता है कईयों का। पर मैं ये चीज नहीं समझ पाता कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या दूं मैं उनको। बीमारी उनके घुटने में भी है और कभी कभी जैसे अभी कल एक लेडीज आई, उनको कह रहे मेरे तो बस मोटापा का ही कर दो आप ट्रीटमेंट, बाकी कुछ नहीं करो। मतलब जबकि उनको डायबिटीज भी है, थायराइड भी है और एज 50 इयर्स की है। और कल तो फिर उनके सर्वाइकल में था, तो मैंने सर्वाइकल का जो आपने वीडियो आपका देखकर मैंने उनको पीछे से जो करना था वो किया, तो उनको रिलीफ आ गया तुरंत। आप एक बात कहो, आपने ठीक है समझ आ गया, बस इतना ही पर्याप्त है। आपको पॉइंट सारे आते हैं, फॉर्मूले आते हैं? जी सर। अगर आपको पॉइंट्स और फॉर्मूले आते हैं जी, तो मेरा एक ही निवेदन है, उन फॉर्मूले और पॉइंट्स के कारण भी क्यों दिया जाता है ट्रीटमेंट, ये भी उसमें लिखा होता है। आपको आज जो मैंने आपको बात बताई है, इतनी सारी मैंने बात बताई है, आपको लास्ट में मैंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे लिखते हैं, उसका आधार क्या होता है, ये भी सारा आपके साथ डिटेल में शेयर किया है, क्या नहीं किया है। आप इसको तसल्ली से देखना। अभी आप
अभी आप क्लास को एंजॉय करो। ओके और आज की लर्निंग में आज मैंने 2 टॉपिक आपके छुए, प्रश्न करने वाले और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वाले। आपको इसमें से उसको पूरा अध्ययन करना, पूरा समझना, आपको अपने आप ही आ जाएगा, डोंट वरी। और मैंने आज बोला था ये बात कि पेन पॉइंट्स होते हैं ना, वेलनेस न्यूरोथेरेपी के पेन पॉइंट्स को टच करने के बाद, देखने के बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय करना, मतलब पहले उस दर्दों को निकालना, जो पेन है उनको रिलीज करना। ये मैं बोल चुका हूं जो आप बात कर रहे हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए ब्रजभूषण जी। आपका उत्तर मैंने अपने इस आज के व्याख्यान में दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको दे आपने दिया, किया, मैंने सुना ही है। ठीक है। हाँ जी, और कौन पूछेंगे? कौन, किनका प्रश्न है? कोई आज बताइए जरा, किसी की कोई बात पूछने की है? क्योंकि 1-2 मिनट में विषय खत्म करेंगे। जी श्रीमान बंशीधर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, अंगूठा लगाया अभी आपने। हाँ। जी हाँ जी, मैं ये पूछ रहा, आज पेशेंट आया था सर, उसके गठिया है। अच्छा, वो बात कब करते करते कहने लगी मेरी माँ के भी था। फिर मैं एकदम सकोचे पड़ गया भी, इनके तो वो मतलब पीढ़ी टू पीढ़ी चला आ रहा है। उसका बेटा भी कहने लगा, बोलता मेरे भी गठिया का है। पहले तो बोला मेरे जी। पास गठिया का दर्द है। तो ये चीजें मैं मतलब उनके पूरे मतलब पीढ़ी टू पीढ़ी चला आ रहा है। तो उसके इस मैं आपकी बात समझ गया बंशीधर जी। आप एक तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि कभी भी जी। कोई गठिया आर्थराइटिस पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आता पता है। नहीं सर, वही कह रहा था लड़का छोड़ जो दो, उसके हम बोल साथ रहे हैं आया। उसको मानो। ये जेनेटिक डिजीज नहीं है जी। और इसीलिए आप अपने को अर्थराइटिस के रूप में ही उसको डील करिए, और अर्थराइटिस के लिए जो आवश्यक ट्रीटमेंट है उनको ध्यान में रखने के बाद आप जी, उसको लेकर के जाइए और वही ठीक रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू जी। है ना? ठीक, मुझे लगता है समय काफी हो गया है। आप अपनी 10 लर्निंग्स अपने साथ लेकर रहिए और अब आज का सेशन यहीं पर संपन्न करेंगे। कल्याण मंत्र बोलते हैं और आज की क्लास ध्यान रखना, आप अपने, मैं जो पढ़ा रहा हूं उनमें से प्रश्न अगर मैं आज बताया और आपको आज कोई समझ में नहीं आया तो कल भी मेरे से प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रश्न लिखा हुआ होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसका आंसर मैं आपको उसी समय दे दूंगा। और इन्वॉल्व होकर के आइए, पूरा लिखिए तसल्ली से। जब ये मैं निश्चित ही, मुझे आपको इतना कुछ बताना होता है, इसीलिए मैं अपनी स्पीड रखता हूं, एक एक चीज आपको बताता जाऊं, कोई भी चीज आपसे छूटे नहीं, मेरी बहुत ये तमन्ना रहती है। तो बस गागर में सागर भरने की मैंने कोशिश करी है। थैंक यू सो मच। आइए कल्याण मंत्र बोलते हैं। और आज का और कुछ पूछना हो तो आप बाद में, शुरुआत में नहीं, चैट बॉक्स में प्रश्न भी कर सकते हैं। चैट बॉक्स में कोई चीज समझ नहीं आ रही, चैट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। चलिए आज कल्याण मंत्र बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, इतना सारा प्रेम पूर्वक सुनने के लिए, प्रेम पूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए जी, सभी को नमस्कार, और समय से जुड़े और अपने नाम जरूर लिख कर जुड़े, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, कल फिर दोबारा मिलते हैं शाम को 5 बजे। ठीक है, नमस्कार।